अभी हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 48 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 48 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेसिकली हम लोग को गाइड करता है हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे इसके बारे में गाइड करता है सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 48 में प्रेस्क्राइब्ड है मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट किया जाएगा इसके बारे में मोड प्रेस्क्राइब्ड है सेक्शन नंबर 48 में। मतलब सेक्शन नंबर 48 का हेडिंग क्या है? मोड ऑफ कंप्यूटेशन। बात यहां तक क्लियर है? सेक्शन नंबर 48 का हम लोग बेयर प्रोविजन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। आइए, बेयर प्रोविजन क्या बता रहे हैं? इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड। वो इनकम जो चार्जेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन, वो इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाएगा इसके बारे में सेक्शन 48 गाइड कर रहे हैं। वो इनकम जो चार्जेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन, वो इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाएगा इसके बारे में गाइड कर रहे हैं सेक्शन नंबर 48। कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे बता रहे, बाय डिडक्टिंग, लेस करना पड़ेगा, हम लोगों को लेस करना पड़ेगा। कहां से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? लिखा हुआ है बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का ट्रांसफर से जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अराइज करता है, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर से जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अराइज करता है, चाहे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने रिसीव किया है, चाहे वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्रूइंग है। क्या बता रहे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो अराइज करता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहे आपने रिसीव किया है, चाहे वो एक्रूइंग है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 को स्टडी करोगे तो आपको पता चलता है कैपिटल गेन इनकम वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाता है जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है। जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट का ट्रांसफर टू प्लेस हुआ है, जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट का ट्रांसफर टू प्लेस हुआ है, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाता है कैपिटल गेन इनकम को। मतलब चाहे कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ है, चाहे कंसिडरेशन एक्रूइंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाता है कैपिटल गेन इनकम को। ये आप लोगों को पता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में लिखा हुआ है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो अराइज करता है ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, चाहे वो कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ है, चाहे वो कंसिडरेशन एक्रूइंग है, वो कंसिडरेशन से आपको लेस करना पड़ेगा फॉलोइंग अमाउंट्स। कौन सा अमाउंट्स? 2 अमाउंट लिखा हुआ है, 1 and 2। बट सबसे पहले आप लोग का दिमाग में क्वेश्चन अराइज कर, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन व्हाट क्यों है? केवल कंसिडरेशन भी तो हो सकता था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखने का जरूरत क्या था? हाँ, वैलिड क्वेश्चन है। फुल वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है एंटायर और कंप्लीट और होल। फुल वर्ड को यूज किया जाता है इन कॉन्ट्रास्ट टू ए पार्ट वर्ड। मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को यूज किया जा रहा है इन कॉन्ट्रास्ट टू ए पार्ट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। बेसिकली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है होल वैल्यू जो अराइज करता है ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। होल वैल्यू जो अराइज करता है ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट विदाउट डिडक्टिंग एनी अदर वैल्यू व्हाटसोएवर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है द होल वैल्यू जो अराइज करता है ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट without deducting any other value whatsoever. Full value of consideration may be in cash, may be in kind. Full value of consideration may be received, may be accruing. Full value of consideration arise कर रहे हैं on transfer of a capital asset। और transfer word का जो मीनिंग है, ट्रांसफर वर्ड डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लास 47 में, और ट्रांसफर वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लास 47 में बहुत ही वाइड तरीका से। मतलब ट्रांसफर के अंडर केवल सेल नहीं आता, एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऐसा हजारों एलिमेंट आता है। क्लियर? तो दोनों पार्टीज ने जिस प्राइस में कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के लिए एग्री किया है, वही प्राइस को हमेशा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे केसेस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग अपैरेंटली डिटरमाइन नहीं कर पाते। वो जो सारा केसेस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग अपैरेंटली डिटरमाइन नहीं कर पाते, ऐसा केसेस में डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को हम लोग कंसिडर कर लेते फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 48। और वो कौन सा केसेस में हम लोग अपैरेंटली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पाते, जिस केस में हम लोग डीम्ड वैल्यू को मान लेते फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेक्शन 48 का कैलकुलेशन को कैरी ऑन करते, वो सब केसेस हम आपको दिखाएंगे। आइए ऊपर की तरफ आइए, देखिए ये चार्ट है ना, सिनॉप्सिस ऑफ सेक्शन नंबर 45। सिनॉप्सिस ऑफ सेक्शन नंबर 45 में देखिए एंड में जो कॉलम है उसमें देखिए डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 48। तो सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1A, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, ऐसे बहुत सारे सेक्शन को हमने एक जगह में रखा है जहां पे एक्चुअल में आप
वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, एक्चुअल में आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। मतलब यहाँ पे मानना पड़ेगा एक वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आ रहे डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। बात यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। नीचे की तरफ ये हम लोग बता रहे थे कि फॉलोइंग अमाउंट्स को हम लोग डिडक्ट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से हम लोग दो अमाउंट को डिडक्ट करने के बारे में बता रहे थे। नंबर 1 में क्या था? नंबर 1 में लिखा होता एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। मतलब अगर ट्रांसफर से कोई नेक्सस है, कनेक्शन है कोई एक्सपेंडिचर का, वो एक्सपेंडिचर लेस नहीं हो पाएगा जब तक वो एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर इनकर्ड नहीं किया जाता। जब तक एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर इनकर्ड नहीं किया जाता है, तब तक वो एक्सपेंडिचर हम लेस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एक एक्सपेंडिचर का ट्रांसफर के साथ एक नेक्सस से लेस नहीं हो पाएगा जब तक वो एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर नहीं किया गया है, तब तक ट्रांसफर को इफेक्ट देने के पर्पस में जो एक्सपेंडिचर इनकट किया जाता है वही एक्सपेंडिचर लेस होगा। मतलब ट्रांसफर का इफेक्ट देने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर इनकट किया जाता है वो एक्सपेंडिचर को हम लोग कैटेगरी 1 में रखेंगे कि एक्सपेंडिचर इनकट होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। जिस एक्सपेंडिचर के बिना ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, मतलब ट्रांसफर को इफेक्ट देने के लिए जो सारा एक्सपेंडिचर नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जो सारा एक्सपेंडिचर ट्रांसफर को इफेक्ट देने के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है, वो सब एक्सपेंडिचर को बोला जाता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। बात यहाँ क्लियर है? मतलब उदाहरण में आप ले सकते हो ब्रोकरेज कमीशन जो सेलर ने बीआर किया है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस अगर सेलर ने बीआर किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर को इफेक्ट देने के लिए जरूरी था। मान लीजिए कोई लिटिगेशन एक्सपेंसेस, अगर आपका प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली एक्वायर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो कंपल्सरी एक्विजिशन भी सेक्शन नंबर 45 में कैपिटल गेन में कवर होता है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन में आपको जो कंपेंसेशन रिसीव हुआ है गवर्नमेंट से, वो कंपेंसेशन आपको पसंद नहीं है, तो आपने कोर्ट में केस फाइल किया एनहांस कंपेंसेशन पाने के लिए। बस समझ में आ रहा है? तो वो जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड किया, वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को भी हम मान लेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। बात यहाँ तक क्लियर हो गया? नंबर 2 में लिखा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जो एसेट आप ट्रांसफर करो वो एसेट जब आपने एक्वायर किया था, परचेज किया था, ऐसा नहीं बोल रहे, एक्वायर किया था, तब कितना कॉस्ट इनकर्ड किया था, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करना पड़ेगा। एंड मतलब नंबर 2 में 2 एलिमेंट है, एंड कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट दैट, अगर कोई इंप्रूवमेंट आपने उस एसेट के ऊपर इंप्लीमेंट किया है तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो भी लेस होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो दोनों चीज लेस होगा। तो बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से हम लोग लेस क्या कर रहे हैं? सबसे पहले लेस कर रहे हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। लेस करने के बाद एक्चुअल में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग नाम दे रहे हैं नेट कंसिडरेशन। लॉ में करने ऐसा नाम नहीं दिया, हम लोग दे रहे हैं नेट कंसिडरेशन, मतलब कंप्यूटेशन में सुविधा होगा इसलिए दे रहे, नहीं भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा 3 चीज को लेस कर सकते हो, 3 चीज ही तो है ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये 3 एलिमेंट लेस करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं सबसे पहले क्या करो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से अब लेस कर दो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। लेस करने में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आप नाम दे दो नेट कंसिडरेशन, और नेट कंसिडरेशन से आप लेस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों चीज को लेस करो, फिर जो रहेगा वही होगा कैपिटल गेन। आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कैपिटल गेन 2 टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। आपने तो बताया नहीं ये कौन सा टाइप का कैपिटल गेन आपने कंप्यूट किया, शॉर्ट टर्म कि लॉन्ग टर्म? हाँ, स्टार्टिंग में मतलब कैपिटल गेन चैप्टर जब इंट्रोड्यूस हुआ था इनकम टैक्स में, तब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का, वो बाद में आया था, इसलिए प्रोवाइसो के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया। हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेड प्रोवाइसो को, सेकेंड प्रोवाइसो प्रोवाइडेड फर्दर दैट पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है और कहाँ से डिफरेंस अराइज कर रहे हैं। मतलब इंडेक्सेशन का जो बात आप जानते हो वो बात बेसिकली अराइज कर रहे हैं सेकेंड प्रोवाइसो से। क्लियर? सेकेंड प्रोवाइसो बात कर रहे हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेसिफिक वर्ड है, आपको ध्यान देना है स्पेसिफिक वर्ड पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट।
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होने में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करता है उसको लेकर बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 48 का सेकंड प्रोवाइसो। सेक्शन नंबर 48 का सेकंड प्रोवाइसो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होने में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करता है उसको लेकर। अच्छा बताओ मुझे कौन से कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कहाँ रहता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब LTCA। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कहाँ रहता है? अब बताओगे सर डेफिनेशन के लिए सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 2, तो सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वर्ड। हाँ, सेक्शन नंबर 2 में डिफरेंट क्लॉजेस है, कौन सा क्लॉज में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वर्ड डिफाइंड है? आपका आंसर होगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 29A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 29A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वर्ड को। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कहाँ रहता है? STCA मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वर्ड कहाँ डिफाइन रहता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वर्ड डिफाइन रहता है सेक्शन 2 क्लॉज 42A में। सेक्शन 2 क्लॉज 42A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वर्ड को डिफाइन करता है। नाउ अगर हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन को एनालिसिस करने के लिए जाएंगे, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 29A को स्टडी करेंगे, तो मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया गया है कि जो सारा कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वही है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मतलब जो सारा कैपिटल एसेट सेक्शन 2 क्लॉज 42A में कवर नहीं होता है वही सारा कैपिटल एसेट को माना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब वो कवर हो जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 29A में। इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन स्टडी करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कवर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन बता रहा है जो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म नहीं है वही लॉन्ग टर्म है। मतलब शॉर्ट टर्म क्या है वो पता होना जरूरी है, तो शॉर्ट टर्म पता कर लेंगे तो बाकी सारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म। क्लियर? अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो आप जानते हो, आपने टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स का क्लास तो किया है, तो उसमें हमने बताया दो प्रकार का कैपिटल एसेट होता है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। तो ये सारा डिस्कशन आपने ऑलरेडी सुना है। अब मुझे बताइए सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वर्ड को डिफाइन करता है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड है? मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है किसके ऊपर बेस्ड करके? आप बोलोगे सर सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो डिफाइन करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वर्ड को, वो डिफाइन करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वर्ड को पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर बेस्ड करके। मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 42A में बेसिकली पीरियड ऑफ होल्डिंग मिलेगा और तीन टाइप का पीरियड ऑफ होल्डिंग स्पेसिफाई किया गया है। मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीना भी हो सकते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स भी हो सकते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ्स भी हो सकते हैं। ये जो 12 महीना 24 मंथ्स पीरियड ऑफ होल्डिंग, 12 महीना 24 मंथ्स और 36 मंथ्स, इन सबको हम बता रहे हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। कुछ पर्टिकुलर एसेट के लिए बताया गया है 12 महीना तक होल्ड करने में वो शॉर्ट टर्म है, कुछ पर्टिकुलर एसेट के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि 24 मंथ्स तक होल्ड करने में वो शॉर्ट टर्म है। और बाकी सारा जो एसेट ना तो वो 12 का कैटेगरी में आ रहे हैं ना तो 24 का कैटेगरी में आ रहे हैं, उन सब के लिए नियम है 36 मंथ्स होल्ड करने में शॉर्ट टर्म है। इसका मतलब क्या हो गया? जो एसेट के लिए 12 महीना का कैटेगरी स्पेसिफाई किया गया वो एसेट अगर 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो एसेट क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जिस एसेट के लिए 24 मंथ स्पेसिफाई किया गया वो एसेट अगर 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और जो सारा एसेट ना तो 12 महीना ना तो 24 मंथ्स में कवर हो रहे वो सब एसेट कवर होगा 36 मंथ्स में, मतलब वो सब एसेट 36 मंथ्स तक होल्ड करने में शॉर्ट टर्म है। अगर उससे ज़्यादा हम होल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म हो जाएगा। मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 29A में फॉल कर जाएगा। यही तो था। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या होगा उसको एक्सप्लेन किया है एक्सप्लेनेशन ने। मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग को एक्सप्लेन किया है एक्सप्लेनेशन ने। कौन सा एक्सप्लेनेशन? सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन के नीचे चार एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन के नीचे चार एक्सप्लेनेशन है। आइए हम आपको दिखाते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42A में आइए। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42A जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है उसमें आइए। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 42A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है। दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 42A। डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है यहां से और डेफिनेशन जाके एंड हो रहा है इधर। डेफिनेशन के नीचे चार एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दिस इज एक्सप्लेनेशन 1, फिर आओगे तो नीचे आपको एक्सप्लेनेशन 2, 3, 4 मिलेगा। एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4। अभी एक्सप्लेनेशन 1 में आइए। एक्सप्लेनेशन 1 के नीचे दो क्लॉजेस मिलेगा, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 1 जो है उसके अंडर डिफरेंट सब क्लॉजेस है।
सब क्लॉज ए से सब क्लॉज एच जी तक है। देखिए सब क्लॉज ए से सब क्लॉज एच जी तक है। फिर आ रहे क्लॉज नंबर 2। तो एक्सप्लेनेशन 1 के नीचे दो क्लॉजेस है, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, और क्लॉज नंबर 1 के नीचे सब क्लॉजेस है। सब क्लॉजेस कहाँ से कहाँ तक है? सब क्लॉज ए से सब क्लॉज एच जी तक है। बेसिकली एक्सप्लेनेशन 1 के नीचे जो दो क्लॉजेस दिया गया है, वो दो क्लॉजेस पीरियड ऑफ होल्डिंग को कैलकुलेट करने के लिए तरीका को एक्सप्लेन करता है। मतलब एक्सप्लेनेशन 1 के नीचे जो क्लॉज नंबर 1 है, क्लॉज नंबर 1 के नीचे जो सब क्लॉजेस ए से एच जी तक है, वो एक एक सब क्लॉज बेसिकली एक एक एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने का तरीका को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर बता रहे एक्सप्लेनेशन 1 के नीचे जो क्लॉज नंबर 1 है और क्लॉज नंबर 1 के नीचे जो सब क्लॉजेस ए से एच जी तक है, वो एक एक सब क्लॉज एक एक एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेशन करने का तरीका को एक्सप्लेन करते हैं। बढ़िया था, क्लियर है? और जो सारा एसेट सब क्लॉज नंबर ए से सब क्लॉज नंबर एच जी के अंडर कवर नहीं हुआ, वो सारा एसेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लॉज नंबर 2। मतलब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के नीचे जो क्लॉज नंबर 2 है, मतलब यही वाला। और ये बता रहे इसको लेकर आपको रूल में जाना पड़ेगा। मतलब जो सारा एसेट कवर नहीं हुआ है, एक्सप्लेनेशन 1 के नीचे क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 1 के नीचे जो सब क्लॉज ए से सब क्लॉज एच जी है, उसके अंडर जो सारा एसेट कवर नहीं हुआ है, वो सारा एसेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने का तरीका जो है, वो तरीका को बताएगा। और रूल 8 यही बात को बता रहे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के नीचे क्लॉज नंबर 2। बात क्लियर है? देखिए इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन दोस मेंशन इन क्लॉज 1, तो जो क्लॉज 1 में मेंशन नहीं है, क्लॉज 1 के नीचे सब क्लॉजेस ए से एच जी तक उसके अंडर का मेंशन नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द शैल बी डिटरमाइन सब्जेक्ट टू एनी रूल्स। एनी रूल्स का मतलब क्या है? रूल 8 है। क्लियर हो गया? तो ये तो आपको पता ही था। अब आ जाइए फिर से एक बार जहां हम लोग स्टडी कर रहे थे, मतलब सेक्शन नंबर 48। देखो सेक्शन 48 क्या बता रहे? प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये तो आप जानते ही हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करता है, उसको लेकर बात करता है सेक्शन नंबर 48 का सेकंड प्रोवाइसो। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करता है, उसको लेकर बात करता है सेक्शन नंबर 48 का सेकंड प्रोवाइसो। ये बात तो पक्का है। नाउ सेकंड प्रोवाइसो बता रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आप एक्सक्लूड कर दो ऐसा कैपिटल गेन को जो बेसिकली अराइज करता है नॉन रेसिडेंट को फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन और डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, जो बेसिकली रेफर्ड है फर्स्ट प्रोवाइसो में। मतलब ऐसा कोई कैपिटल गेन जो नॉन रेसिडेंट को अराइज कर रहे शेयर और डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी ट्रांसफर करने में, इंडियन कंपनी का शेयर्स और डिवेंचर ट्रांसफर करने में नॉन रेसिडेंट को अगर कोई कैपिटल गेन अराइज कर रहे हैं जिसके बारे में फर्स्ट प्रोवाइसो में बताया गया है, वो वाला कैपिटल गेन को एक्सक्लूड कर दो सेकेंड प्रोवाइसो का स्कोप से। फिर बता रहे अगर नॉन रेसिडेंट को इंडियन कंपनी का शेयर्स और डिवेंचर ट्रांसफर करने में कोई कैपिटल गेन अराइज करता है जिस कैपिटल गेन के बारे में फर्स्ट प्रोवाइसो में रेफर किया गया है, वो वाला कैपिटल गेन को आप एक्सक्लूड कर दो सेकेंड प्रोवाइसो का स्कोप से। मतलब सेकेंड प्रोवाइसो का अंडर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसका स्कोप से बाहर हो जाएगा ऐसा कोई कैपिटल गेन जो नॉन रेसिडेंट को अराइज हुआ है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन और डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, और जो कैपिटल गेन के बारे में फर्स्ट प्रोवाइसो में रेफर किया गया है। क्लियर? फिर लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ क्लॉज नंबर 2, मतलब इसको लेकर बात हो रही है। प्रोविजन ऑफ क्लॉज नंबर 2 shall have effect as if the words cost of acquisition and cost of any improvement, the words index cost of acquisition and index cost of any improvement had respectively been substituted। मतलब क्या बन रहा है? मतलब बन रहा है कि सेकेंड वाला केस में, मतलब जहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करने के बारे में लिखा हुआ था, सेकेंड क्लॉज जहाँ पे लिखा हुआ था बेसिकली लिखा हुआ था ना द फॉलोइंग अमाउंट्स डिडक्शन लेना पड़ेगा फॉलोइंग अमाउंट्स का, कहाँ से? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से हम लोग क्लॉज 1 का अमाउंट को लेस करते हैं, क्लॉज 2 का अमाउंट को लेस करते हैं, और क्लॉज 2 में दो अमाउंट रेफर्ड होता है। नंबर 1 होते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर 2 होते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बट सेकेंड प्रोवाइसो बता रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने में अराइज कर रहे तो ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन में
आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ना बोलकर आप बोलो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर जैसे लेस करते हो ऐसे तो करोगे, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस मत करो, लेस करो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस मत करो, लेस करो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वर्ड यूज नहीं होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वर्ड यूज होगा। इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो अभी हम बताएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्सेशन के पीछे बेसिक लॉजिक को स्टडी कर लेते हैं। आइए इंडेक्सेशन के पीछे बेसिक लॉजिक क्या होता है एक बार स्टडी करते हैं। एक प्रीवियस ईयर हम एज्यूम कर रहे हैं 2005-06 प्रीवियस ईयर। 2005-06 प्रीवियस ईयर में मिस्टर एक्स नाम का एक एसएससी ने एक्वायर किया है। एक्वायर करने का मोड क्या है? परचेज। एक्वायर करने का डिफरेंट मोड हो सकता है, परचेज हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, इनहेरिटेंस के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। हमने बताया उन्होंने परचेज किया, मिस्टर एक्स ने परचेज किया। क्या चीज परचेज किया? उन्होंने परचेज किया कैपिटल एसेट को। कौन सा कैपिटल एसेट? कितना प्राइस में परचेज किया? कैपिटल एसेट परचेज किया। और कैपिटल एसेट का कैटेगरी है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ऑब्वियसली कैपिटल एसेट होता है। कितना प्राइस में परचेज किया कैपिटल एसेट को? एट ए प्राइस ऑफ रुपीज 7 लाख। 7 लाख में लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर किया है मिस्टर एक्स ने 2005-06 प्रीवियस ईयर। वही मिस्टर एक्स 2019-20 में 1920 प्रीवियस ईयर में मिस्टर एक्स ट्रांसफर कर रहे वो सेम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर ट्रांसफर का मोड क्या होगा बताओ? अगर एक्वायर का मोड था परचेज, ट्रांसफर का मोड क्या है? हम आपको डेटा दे रहे हैं कि ट्रांसफर का मोड है मानो सेल। तो मिस्टर एक्स ने सेल किया है सेम कैपिटल एसेट को। वही कैपिटल एसेट जो 2005-06 में उन्होंने एक्वायर किया था, वही कैपिटल एसेट को मिस्टर एक्स ने सेल किया है। कितना पैसा में सेल किया? मानो कि 56 लाख में सेल किया है। तो कैपिटल गेन कितना अराइज किया मिस्टर एक्स के बुक्स में? अगर आपको ऐसा पूछेंगे तो आप जितना अभी तक पढ़ाई किया हो उसके ऊपर बेस करके आप क्या बताओगे? अब बताओगे सर कैपिटल गेन कंप्यूटेशन का जो मोड होता है वो मोड प्रेस्क्राइब्ड है सेक्शन नंबर 48 में। सेक्शन 48 का हिसाब से हम लोग कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे, और सेक्शन 48 का हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने में सबसे पहले चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और आपने तो दिया है कि ट्रांसफर प्राइस है 56 लाख, यही हम मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल्स टू 56 लाख लेस expenditure incurred wholly and exclusively in connection with such transfer as per section 48 clause 1. Expenditure incurred wholly and exclusively in connection with such transfer as per section number 48 clause 1. कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया इन कनेक्शन विद ट्रांसफर? wholly and exclusively in connection with transfer कुछ नहीं, कोई डेटा है नहीं, मतलब नील। तो 56 लाख से आप नील को लेस करोगे तो कितना रहेगा? 56 लाख। मतलब नेट कंसिडरेशन 56 लाख। नेट कंसिडरेशन से आप लेस क्या करोगे? नेट कंसिडरेशन से आप लेस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बताओ मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डेटा तो दिया नहीं है, मतलब जीरो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख आपका हिसाब से। तो 56 लाख से अगर 7 लाख को लेस करोगे तो आपके सामने कैपिटल गेन कितना रहेगा? 49 लाख। 49 लाख को आप कैपिटल गेन मानोगे? गलतियां हो जाएगा। 49 लाख अगर कैपिटल गेन माना जाएगा और मिस्टर एक्स के ऊपर हम टैक्स इंपोज कर देंगे 49 लाख के ऊपर, गलतियां हो जाएगा। क्यों? देखो आपको लॉजिक दे रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते हैं। चलो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन लिखते हैं।
यहाँ पे ब्रैकेट दे रहे हैं, ब्रैकेट में क्या होगा बाद में बताएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया गया है उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाता है कैपिटल गेन इनकम। कैपिटल गेन इनकम ट्रांसफर ईयर का इनकम माना जाता है। तो हम लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। ट्रांसफर ईयर कौन सा है? फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 2021। बात यहां तक क्लियर है? चलिए कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। वेरी गुड। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है बताओ? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 56 लाख। ऊपर में हम रुपीस का साइन दे देते हैं, 56 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि और कोई कॉस्ट है ही नहीं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर एज पर सेक्शन 48 क्लॉज 1 हो तो नील है, तुम नहीं लिखा है। फिर सेक्शन 48 क्लॉज 2 का हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेस करोगे? आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 7 लाख है। वेरी गुड, 7 लाख है, बट 7 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम नहीं लेंगे। क्यों? हम आपको डेटा दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं। देखो 2005-6 में अगर कोई सामान खरीदने के लिए कोई एक पर्सन मार्केट में जाते तो उस पर्सन को सामान मिलता था 5 रुपये में। वही सेम सामान अगर 1920 में खरीदने के लिए कोई जाएंगे उनको वही सेम सामान मिलता है 30 रुपीज़ में। कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या बताइए? आप बोलोगे सर देश में इन्फ्लेशन है, कॉस्ट इन्फ्लेट किया है। जिस चीज़ का कॉस्ट था 5 रुपया उसका कॉस्ट आज हो गया कितना? 30 रुपीज़। कॉस्ट का मतलब क्या है? जितना एक्सपेंडिचर कस्टमर ने इनकर कर रहे हैं। तो एक पर्सन एज ए कस्टमर जब खरीद रहे हैं एक सामान को 5 रुपये में 2005-6 में, वही सेम सामान वो खरीद रहे हैं 1920 में 30 रुपीज़ में, तो कॉस्ट कितना इन्फ्लेट किया है? आप बोलोगे सर 6 गुना इन्फ्लेट किया है कॉस्ट। कॉस्ट इन्फ्लेट किया है 6 गुना। जो सामान मिलते थे 5 रुपये में वही सामान मिल रहे हैं 30 रुपीज़ में, मतलब इन्फ्लेट किया है कॉस्ट 6 गुना। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो बताओ जिस लैंड एंड बिल्डिंग को मिस्टर एक्स ने खरीदा था 7 लाख में 2005-6 में, उसका कॉस्ट भी तो 6 गुना इंक्रीज किया है 2019-20 में। मतलब 1920 का हिसाब से उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए? चलो पहले उसको कैलकुलेट करो। आप क्या बताओगे? सर सिंपल है, 30 डिवाइडेड बाई 5। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना निकल के आ रहा है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आ रहा है 42 लाख। देखो 7 लाख का जो डेटा है वो 7 लाख का डेटा कौन सा साल का डेटा है? 5-6। और 56 लाख का जो डेटा है वो कौन सा साल का डेटा है? 2019-20। तो दोनों तो कंपेरेबल है ही नहीं। 1920 का डेटा से आप कैसे 5-6 का डेटा को लेस कर सकते? 5-6 का डेटा को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1920 का डेटा में। वही तो हमने किया है कि कोई एक सामान अगर 5 रुपये में मिलता था 5-6 में, वही सेम सामान 1920 में मिल रहा है 30 रुपीज़ में। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कॉस्ट 6 गुना इन्फ्लेट किया। 30 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 6 गुना इन्फ्लेट किया। तो जो लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट था 5-6 में 7 लाख, वही लैंड और बिल्डिंग आज मतलब 1920 प्रीवियस ईयर में वो सेम लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट होना चाहिए 42 लाख। जो लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट था 5-6 में 7 लाख, वही लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट होना चाहिए 2019-20 में 42 लाख। 6 गुना इंक्रीज करना चाहिए। अगर मिस्टर एक्स ने 42 लाख से भी ज़्यादा पैसे में बेच दिया तो जितना एक्सेस कमाया है ओवर 42 लाख वही रियल गेन है मिस्टर एक्स के बुक्स में, और वो आ रहे 14 लाख, 49 लाख नहीं।
अगर आप 49 लाख बताओगे तो गलतियां हो जाएगा। 2019-20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5-6 का डेटा को। 5-6 में जो लैंड और बिल्डिंग का प्राइस था 7 लाख, वही लैंड और बिल्डिंग आज होना चाहिए 42 लाख, उससे भी ज्यादा में बेचा गया है। मतलब 42 लाख के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है वही एक्चुअल में गेन है। तो गेन कितना है? 14 लाख। बात यहां क्लियर हो रही है? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से आपने जो लेस किया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं। अगर 7 लाख लेस होते तो हम बोलते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट आपने लेस किया 42 लाख को। ये 42 लाख बेसिकली इन्फ्लेटेड वाला फिगर है, इसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब आपने इंडेक्स किया है, आपने इंडेक्स किया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। मतलब 5-6 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्सेशन के थ्रू आपने 1920 में कन्वर्ट किया। तो इसलिए 1920 में जो 42 लाख आपके सामने है वो 42 लाख को हम बोलेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बताओ बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? अब सिंपल सा कॉस्ट मतलब इंडेक्सेशन का फॉर्मूला आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। फॉर्मूला को डेराइव करो। क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है बताओ? देखो, कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला निकल के आ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, शॉर्ट करके लिख रहे हैं CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया गया था उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का CII को ले रहे हैं। CII फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट बनाता है। CII होता क्या? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता क्या? वो हम बताएंगे, वो आगे जाकर बताएंगे। बट न्यूमरेटर में हमने क्या लिया है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। मतलब जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया गया उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का CII को ले रहे हैं। तो ट्रांसफर ईयर का CII को हम ले रहे हैं न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं? CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द SSE। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपने ऊपर में जो 42 लाख कैलकुलेट किया था इसी हिसाब से कैलकुलेट किया था। देखिए, कंपैरिजन करके देखिए। सबसे पहले बताइए, ये जो 30 आपने लिखा था ये कौन सा साल का डेटा था? 1920। और ये जो आपने 5 लिखा था डिनोमिनेटर में ये कौन सा साल का डेटा था? 2005-6। 2019-20 कौन सा साल है? द ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। तो देखो न्यूमरेटर में तो वही आ रहा है, द ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। 5-6 में क्या था? 5-6 में द फर्स्ट ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द SSE। 5-6 में ही तो मिस्टर एक्स ने लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर किया था। द फर्स्ट ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द SSE। बट ये दोनों क्या है? ये दोनों CII है। मतलब न्यूमरेटर में हम लोग ले रहे हैं CII ऑफ द ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, और डिनोमिनेटर में ले रहे हैं CII ऑफ द ईयर, CII ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द SSE। तो केवल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि CII होता क्या है। देखिए, हमने जो 30 लिया था ये मेरा एज्यूम्ड CII था, और ये जो 5 लिया था ये भी मेरा एज्यूम्ड CII था। मैंने बताया था कि कोई एक पर्सन अगर 2005-6 में सामान खरीदने के लिए जाते तो 5 रुपये में जितना सामान मिलता था उतना ही सामान 1920 में पाने के लिए 30 रुपीज़ पे करना पड़ता है। जो सामान 5 रुपये में मिलता था 2005-6 में, वही सामान पाने के लिए 2019-20 में 30 रुपीज़ देना पड़ता है। तो मेरा एज्यूम्ड CII था 5-6 में 5 और 1920 में 30। 2005-6 में 5 और 1920 में 30। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है?
बट आपको एजम्पशन करने का जरूरत नहीं है कि 5-6 में कितना चल रहा था और 1920 में कितना चल रहा है, ये एजम्पशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एजम्पशन मेरा एजम्पशन अलग अलग हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेटेड फिगर दिया रहेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हर एक फाइनेंशियल ईयर का CII ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, वो CII आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और उसका हिसाब से आप उसका हिसाब से आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। बट इंडेक्सेशन का फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। मैंने बताया था 2005-6 में अगर सामान खरीदने के लिए कोई पर्सन जाता तो 5 रुपए में जितना सामान मिलता था उतना सामान पाने के लिए 2019-20 में 30 रुपीज़ पे करना पड़ता है। इसका मतलब कोई लैंड और बिल्डिंग को अगर 5-6 में खरीदा गया था 7 लाख में, वही लैंड और बिल्डिंग अगर 19-20 में खरीदने के लिए कोई पर्सन जाएंगे तो उनको 42 लाख पे करना पड़ता है। तो 7 लाख को हमने 42 लाख में कन्वर्ट किया। यही तो होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसका फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट कर दिया विद लॉजिक। बात यहाँ समझ में आ गया। बेसिकली अगर आप कैलकुलेटेड CII को देखेंगे 2005-6 का, वो आ जाएगा 117 गवर्नमेंट ने जो कैलकुलेट किया, और 1920 का अगर कैलकुलेटेड CII को देखेंगे तो वो हो जाएगा 289। मतलब कोई सामान अगर 2005-6 में 117 में मिलता, वही सामान 2019-20 में पाने के लिए 289 पे करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ मैटर है। बस समझ में आ रहा है। देखो CII का डेटा आपका मटेरियल में है। नीचे देखिए सेक्शन 48 के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ ना, एक्सप्लेनेशन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII का मतलब क्या होता है, वो भी दिया हुआ है। और नीचे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का CII दिया हुआ है। जैसे 5-6 का CII है 117 और 19-20 का CII है 289। बात क्लियर है। और मैंने आपके लिए हैंड रिटन सीट में भी दिया है कि CII कैसे कैलकुलेट करना होता है। देखिए मतलब CII नहीं, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करना होता है, CII कैसे कैलकुलेट करना होता है, वो आपका सिलेबस में नहीं है। क्लियर। आपका सिलेबस में इंडेक्सेशन कैसे करना होता है, तो वही हम लोग सीख रहे हैं। तो कन्वर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, conversion of cost of acquisition into index cost of acquisition, conversion of cost of improvement into index cost of improvement, उसका फॉर्मूला हमने नीचे दिया है। यहां तक क्लियर है अभी तक जितना डिस्कशन किया है? वेरी गुड। तो बताओ इंडेक्सेशन का फॉर्मूला यूज कब हो रहे हैं, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग कैलकुलेट करें। लॉन्ग टर्म के केस में हम लोग को कन्वर्शन का जरूरत पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं पड़ रहा। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन जो होता है वो आप जानते हो। तो देखो हमने जो कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन में ब्रैकेट में क्या लिखना था, लॉन्ग टर्म लिखना था। कौन सा कैपिटल गेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए तो इंडेक्सेशन ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैसे, अब देखो एसेट को कब एक्वायर किया गया था 5-6 में, और एसेट को ट्रांसफर कब किया जा रहा है 19-20 में, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में इंडेक्सेशन लगता है। ये कौन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं सेक्शन 48 का सेकंड प्रोवाइसो। सेक्शन 48 का सेकंड प्रोवाइसो बता रहे हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से आप सेक्शन 48 क्लॉज 2 का हिसाब से जो दो एलिमेंट को लेस करते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ना लेस करके अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन है तो आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करना है। सेक्शन 48 क्लॉज 2 का हिसाब से आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से दो एलिमेंट को लेस करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। सेक्शन 48 क्लॉज 2 का हिसाब से आप दो एलिमेंट को लेस करते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बट सेक्शन 48 का सेकंड प्रोवाइसो बता रहा है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से सेक्शन 48 क्लॉज 2 का हिसाब से जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते हो तो उसमें आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वर्ड यूज मत करो, आप यूज करो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वर्ड। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप इंडेक्सेशन करो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आप इंडेक्सेशन करो, बट कब करना है, एसेट लॉन्ग टर्म होने में। बात समझ रहे हैं?
एसेट अगर लॉन्ग टर्म कैटेगरी का है तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी इंडेक्सेशन किया जाएगा और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्सेशन किया जाएगा। यहां लोग गलतियां करते हैं। जरूरी ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट वाला एक्सपेंडिचर भी लॉन्ग टर्म कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। मतलब इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में किया था और जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एसेट ट्रांसफर हो रहे उन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। एसेट अगर लॉन्ग टर्म कैटेगरी का है मतलब एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करो, इंप्रूवमेंट का गैप कैलकुलेट मत करो कि इंप्रूवमेंट कौन से साल में किया गया था और एसेट ट्रांसफर कौन से साल में हो रहा है, उसको कैलकुलेट मत करो। अब देखो एसेट को एक्वायर कब किया गया था, एसेट को ट्रांसफर कब किया जा रहा है, तो एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करो। अगर एसेट लॉन्ग टर्म कैटेगरी का है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्सेशन करो और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। भले ये वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है आपका हिसाब से, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग एसेट का कैटेगरी देखते हैं। एसेट अगर लॉन्ग टर्म कैटेगरी का है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करना होता है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करना होता है, दोनों को इंडेक्स करना होता है। बात समझ में आ गया? इसके लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में किया गया है, मतलब जिस दिन किया है और जब एसेट को ट्रांसफर किया जा रहा है उसके बीच में गैप भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पे आपने अगर ध्यान से देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो जो CII का डेटा दिया गया है वो 2001-2 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए CII का जो डेटा है वो 2001-2 से स्टार्ट हो रहा है। नीचे आइए, देखिए CII का डेटा 2001-2 से स्टार्ट हो रहा है। 1-2 को बेस माना जा रहा है 100। तो अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को एक्वायर किया गया है 1997-98 प्रीवियस ईयर में, कोई एक कैपिटल एसेट को मान लीजिए एक्वायर किया गया है 1997-98 प्रीवियस ईयर में एक्वायर किया गया और वही कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया जा रहा है 2019-20 प्रीवियस ईयर में। तो 1997-98 का डेटा को आप कैसे 1920 में कन्वर्ट करो? इसलिए क्या होगा, 1997-98 का डेटा को 2001-2 तक लेकर आना है। मतलब 97-98 का डेटा को 2001-2 तक लेकर आना है और 1-2 से 1920 तक कन्वर्ट करना आपको आता है, क्योंकि 1-2 का इंडेक्सेशन अवेलेबल है 100, उसको हम बेस में रखेंगे मतलब डिनोमिनेटर में रखेंगे और 1920 का इंडेक्स CII को हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे मतलब 289 में रखेंगे। तो अगर 97-98 का डेटा को 2001-2 तक लेकर आ पाएंगे, 1-2 से आगे का प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करना इजी है, बट 97-98 से 1-2 में लेकर आना। बात समझ में आ रहा है? देखिए इसीलिए अब हैंड रिटन सेट में आ जाइए, जो मेरा हैंड रिटन सीट है उसमें आ जाइए। देखो फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, डिनोमिनेटर को पढ़ाई कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी और ऑफ द ईयर 2001 which is later। मतलब अगर 97-98 में कैपिटल एसेट को एक्वायर किया गया तो 97-98 और 2001 which is later 1-2, तो 1-2 का डेटा को लेना है। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहा है? देखिए नीचे लिखा, इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो 1-2 का डेटा में कन्वर्ट करना है। अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई कैपिटल एसेट को एक्वायर किया गया है, मतलब 1-2 के पहले उसको एक्वायर किया गया, तो 1-2 के पहले जो एसेट को एक्वायर किया गया उसको 1-2 तक लेकर आना है। उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 देन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में जो हायर है, ए में लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर एक्वायर किया गया है तो आपको देखना है जिस पर्टिकुलर दिन में वो एक्वायर किया गया था उस पर्टिकुलर दिन में कितना में एक्वायर किया गया था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और वो कैलकुलेशन में आपको इग्नोर करना है कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट अगर बाद में इनकट किया गया है तो उसको। समझ में नहीं है?
बता रहे। बी को पढ़ लो, बी में क्या लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001। इसका मतलब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए 1997 98 में कोई एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को एक्वायर किया गया, तो इसका मतलब क्या है, बिफोर 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 के पहले ये कैपिटल एसेट को एक्वायर किया गया और यही कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया जा रहा है 2019-20 में। मतलब दिस इज एक्विजिशन ईयर एंड दिस इज ट्रांसफर ईयर। मान लो एक्वायर किया गया था 3 लाख में और उसी को बेचा जा रहा है 1920 में, ट्रांसफर किया जा रहा है 60 लाख में। तो अब 60 लाख से 3 लाख तो लेस नहीं कर पाओगे, 3 लाख को कन्वर्ट करना है 1920 का डेटा में, क्योंकि 3 लाख 97 98 का डेटा है। बट इंडेक्सेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंडेक्सेशन स्टार्ट होता है, CII जो दिया हुआ है गवर्नमेंट ने जो कैलकुलेशन करके आपको दे रहे हैं वो 1-2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2001 to 100 है, ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1-2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 97 98 का डेटा को 1-2 में कन्वर्ट करना, और ये कन्वर्शन के लिए बताया जा रहा है कि दोनों में जो हायर है वही माना जाएगा 1-2 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 1-2 में अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है तो 1-2 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, दोनों में जो हायर है उसको। कौन सा दोनों फिगर, 2 फिगर आपको लेना है और 2 फिगर में जो हायर फिगर है उसी को आपको लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए कौन सा 2 फिगर है, नंबर 1 बताया गया है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 90, मतलब जब आपने एक्चुअली एक्वायर किया था कैपिटल एसेट को, उस पर्टिकुलर दिन में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख था। मान लीजिए आपने 99-2000 ये पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, 99-2000 ये पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया, इस ये वाला कैपिटल एसेट के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकट किया। मान लीजिए 50,000 का इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकट हुआ है, इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकट हुआ है 50,000 का। बट कौन सा प्रीवियस ईयर में इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकट हुआ है, मानो कि 99-2000 ये वाला प्रीवियस ईयर में 50,000 का इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकट हुआ है। तो आपको 2001-2 का एक्चुअल कॉस्ट, 2001-2 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के पर्पस में 2 फिगर लेना है। दोनों में फर्स्ट फिगर क्या है, जब आपने एक्वायर किया था एसेट को उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 3 लाख। इसमें इग्नोर करना है वो 50,000 का फिगर को, इंप्रूवमेंट का फिगर को इग्नोर करना है। 3,50,000 नहीं लेना है, लेना है 3 लाख को। क्लियर। तो पहला फिगर हो गया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब आपने एसेट को एक्वायर किया था उस पर्टिकुलर दिन में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 3 लाख। दूसरा फिगर वही पर्टिकुलर एसेट का 2001-2 में वही पर्टिकुलर एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था, वो आपके सामने प्रेजेंट रहेगा। मतलब एग्जामिनेशन में आपके सामने वो डेटा एग्जामिनर प्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर हो रही, क्योंकि आप कहाँ से वो फिगर को डेराइव करोगे, वो फिगर एग्जामिनर आपके लिए सामने प्रेजेंट करेंगे। हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं 5 लाख, कि जो पर्टिकुलर एसेट 97-98 में एक्वायर किया गया था 3 लाख में, वही पर्टिकुलर एसेट का मार्केट वैल्यू चल रहा था, वो पर्टिकुलर एसेट का मार्केट वैल्यू चल रहा था 2001-2 में 5 लाख। तो बताओ इन दोनों में हायर कौन सा है, 5 लाख। तो 2001-2 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट के लिए 5 लाख। तो अगर 1-2 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता चल गया, 1-2 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 1920 का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे करेंगे, 5 लाख ये 1-2 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फिगर है, मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ द ट्रांसफर ईयर। ट्रांसफर ईयर कौन सा है, 1920, मतलब 289, और डिनोमिनेटर में लेंगे CII ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी, CII ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी, और CII ऑफ द 2001-2 व्हिच एवर इज लेटर। कौन सा लेटर है, 97 98 और 2001-2 तो 2001-2 का है 100।
2001-2 का CII है 100, तो जो कैलकुलेटेड फिगर आएगा वही होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात यहाँ क्लियर हो रहा है? यही तो दिया गया है आपके सामने। तो हैंड रिटन शीट को स्टडी करो। हैंड रिटन शीट में आपको फिर से लेकर हम आ रहे हैं। इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले एसेट को एक्वायर किया गया तो प्रॉब्लम अराइज कर गया, क्योंकि 2001-2 से इंडेक्सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके पहले अगर एक्वायर किया गया उसको 2001-2 तक लेकर आना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1-2 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? 2001-2 तो 1-2 तक तो लेकर आना है। 2001-2 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? हायर ऑफ द फॉलोइंग। हायर ऑफ द फॉलोइंग में पहले आ रहे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब आपने एक्वायर किया था तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था? वही है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन 1 अप्रैल 2001, 2001 के डेट में फेयर मार्केट वैल्यू क्या था? दोनों में जो हायर है वही ले लो। क्लियर है? दोनों में जो हायर है वही ले लो। आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों में जो हायर है वही ले लो। ऑब्वियसली हायर होगा 2001-2 का जो फिगर है वही ऑब्वियसली हायर होगा, बट कुछ केसेस में प्रैक्टिकली नहीं भी हो सकता है, इसलिए आपको ऑप्शन दिया गया है। मतलब ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कोई एरिया में आपने ज़मीन खरीदा था जिस एरिया में क्राइम ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया कोई कारण से, तो क्या होगा? 97-98 में आपने जितना में एक्वायर किया था 2001 1 अप्रैल 2001 में अगर देखेंगे उसका कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइम में अगर डिक्रीज कॉस्ट को हम लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा ना, क्योंकि 97-98 में आपने जितना में एक्वायर किया था 2001-2 का फर्स्ट डेट मतलब 1 अप्रैल 2001 में उसका कॉस्ट जनरली हायर होना चाहिए, बट एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में कॉस्ट लो हो गया। अगर हम बता देंगे कि 1 अप्रैल 2001 में जो फेयर मार्केट वैल्यू वही ले लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 1-2, तो कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सिचुएशन में एसएससी का लॉस हो सकता है। इसलिए एसएससी को ऑप्शन दिया जा रहा है कि दोनों में जो हायर है वही ले लो। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? क्योंकि 1 अप्रैल 2001 का डेटा भी लोअर हो सकता है कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जनरली होता नहीं। जनरली 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर कोई कैपिटल एसेट को एक्वायर किया गया, जितना में एक्वायर किया गया, और 1 अप्रैल 2001 में उस एसेट का अगर फेयर मार्केट वैल्यू दिखा जाएगा तो 1 अप्रैल 2001 में उसका फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा देन जब उसको एक्वायर किया गया था जिस पर्टिकुलर दिन में उससे। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में वो कम भी हो सकता है, इसलिए हायर वाला दे दिया गया। ऐसा नहीं लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2001 में उसका जो वैल्यू है वही ले लो, लिखा गया है उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन जो कॉस्ट चल रहा था, और 1 अप्रैल 2001 के डेट में जो फेयर मार्केट वैल्यू है, दोनों में जो हायर है वही ले लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 2001-2 ऑफ दैट कैपिटल एसेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 2001-2 ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट कैपिटल एसेट, वो पर्टिकुलर कैपिटल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1-2 के लिए दोनों में जो हायर है उसको ले लो। अब 1-2 में अगर कन्वर्ट हो गया तो 1-2 से हम लोग इंडेक्सेशन कर पाएंगे, क्योंकि 1-2 से इंडेक्सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 1-2 बेस ईयर है, उसमें 100 दिया गया है CII। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? हायर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि 1 अप्रैल 2001 बताने में गलतियाँ हो सकता है, कुछ प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में 1 अप्रैल 2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लोअर भी हो सकता है देन जब उसको काफ़ी पुराना टाइम में एक्वायर किया गया था उससे भी कम हो सकता है, इसलिए लिखा गया व्हिचएवर इज हायर। मतलब एसएससी के पास ऑप्शन दिया गया है कि जो हायर है वही ले लो। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये था सेक्शन 48 का कैलकुलेशन। अभी सेक्शन 48 में और एक चीज़ बाकी है, वो करना है। आइए सेक्शन 48 में हमने सेकेंड प्रोवाइसो को कर लिया, अभी फोर्थ प्रोवाइसो को करना है। फोर्थ प्रोवाइसो क्या बता रहे हैं? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेन इन सेकेंड प्रोवाइसो शैल अप्लाई। सेकेंड प्रोवाइसो में बताया गया था कि लॉन्ग टर्म होने में इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, बोले इंडेक्सेशन करने का जरूरत नहीं है। नथिंग कंटेन इन सेकेंड प्रोवाइसो शैल अप्लाई, मतलब सेकेंड प्रोवाइसो में जो थीम बताया गया है कि लॉन्ग टर्म होने में इंडेक्सेशन करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, वो करने का जरूरत नहीं। Provided also that nothing contained in the second proviso shall apply to the long-term capital gain arising from the transfer of a long-term capital asset being a bond or debenture. Bond और डिवेंचर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, बॉन्ड और डिवेंचर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, फिर भी उसका कैपिटल गेन कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन नहीं करना है। बॉन्ड और डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं होगा। कौन बता रहे हैं? सेक्शन 48 का फोर्थ प्रोवाइसो बता रहे हैं कि बॉन्ड और डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन मत करो। लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि बॉन्ड और डिवेंचर में हर साल इंटरेस्ट होता है, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलरेडी आपने कोप अप कर लिया। इन्फ्लेशन जो देश में चल रहा है वो इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी
टेकन केयर ऑफ। तो इसलिए बॉन्ड और डिवेंचर को फिर से इंडेक्सेशन करने का जरूरत नहीं। बॉन्ड और डिवेंचर जितना में एक्वायर किया गया था वही लेस होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। बॉन्ड और डिवेंचर का एक्विजिशन कॉस्ट को इंडेक्स करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड और डिवेंचर में इंटरेस्ट मिला है तो जो इन्फ्लेशन वाला फैक्ट था उसको टेकन केयर किया गया है। बट नीचे दिया गया अदर देन, मतलब ये दोनों ए और बी ये बॉन्ड और डिवेंचर का कैटेगरी का होने के बाद भी इसमें इंडेक्सेशन होगा। पहले बताया बॉन्ड और डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं होगा, बट लिखा हुआ है अदर देन दिस टू, मतलब इन दोनों के केस में इंडेक्सेशन होगा। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन दोनों के केस में इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, बेसिकली ये गवर्नमेंट का इशू किया हुआ बॉन्ड होता है। तो ऐसा बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट बहुत ही नॉमिनल होता है, फिर गवर्नमेंट का ये बॉन्ड लोग खरीदेगा ही नहीं। अगर इसमें इंडेक्सेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही नॉमिनल है, तो लोग क्यों ऐसा बॉन्ड को खरीदेंगे? क्योंकि लोगों को पता है जब ये बॉन्ड रिडीम होगा, बॉन्ड रिडीम होने में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा, और कैपिटल गेन का कैलकुलेशन में अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा तो फिर जो रिडीम्शन प्राइस है, रिडीम्शन प्राइस से सिंपल सा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा, इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं, तो मेरा कैपिटल गेन ज़्यादा आ जाएगा। हम लॉन्ग टर्म एसेट को होल्ड करने के बाद भी मेरा कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट मुझे इंटरेस्ट भी बहुत ही नॉमिनल मिला है। तो ऐसा बॉन्ड हम क्यों खरीदेंगे? तो गवर्नमेंट का इशू किया हुआ ये बॉन्ड में इंटरेस्ट का रेट बहुत ही नॉमिनल होता है, नंबर 1। नंबर 2, नॉमिनल होने में इन्फ्लेशन को तो टेक केयर नहीं किया गया है। इन्फ्लेशन का रेट तो काफ़ी है ना वे, बट इन दोनों बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ही नॉमिनल है, तो इन्फ्लेशन को टेक केयर नहीं किया गया। फिर अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं देंगे तो कैपिटल गेन ज़्यादा आ जाएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने में क्या होता है, कैपिटल गेन कम होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कन्वर्ट करने में फिगर ज़्यादा हो जाता है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से अगर आप ज़्यादा फिगर को लेस करोगे तो गेन कम आता है, तो इंडेक्सेशन करने का फायदा है गेन कम आ जाता है। बट यहाँ पे गेन ज़्यादा आएगा अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ऐसा बॉन्ड लोग क्यों खरीदेंगे? तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करने में लोग खरीदेगा ही नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने बताया ये दोनों बॉन्ड के ऊपर इंडेक्सेशन दिया जाएगा। बस समझ में आ रहा है? बॉन्ड और डिवेंचर के ऊपर इंडेक्सेशन नहीं दिया जाएगा, पहले बताया। फिर बताया गवर्नमेंट का खुद का इशू किया जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह है उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। और लॉजिक आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? वेरी गुड।